बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल एक इशू जो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा होगा कि एक मुफ्ती साहब ने एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दे दी है, जिसमें इमरान खान साहब के निकाह के हवाले से कुछ क्वेश्चन रेज़ किए गए हैं कि ड्यूरिंग इद्दत जो निकाह उन्होंने परफॉर्म किया था वो बेसिकली इक्वल टू ज़िना था, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और फर्दर इस तरह की बहुत सी चीज़ें। बहुत हैरानी होती है मुझे जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो बड़े सादे मामलात जो कि कानून के मुताबिक बहुत ही ईजी होते हैं, उनको कानून से हटकर जब मैंने डिफरेंट लोगों के इसके हवाले से बहस सुनी कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, तो आज के जस्ट एक शॉर्ट सा क्लिप बेसिकली यहाँ पे मेरा मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना या उसके अगेंस्ट जाना नहीं, एक्स वाई जेड आप इसको ले लें। मेरा मकसद है आपको लॉ के बारे में इन्फॉर्म करना कि यहाँ पे लॉ क्या कहता है। लॉ के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर हम मैरिज की क्लासिफिकेशन करें तो मैरिज की तीन क्लासिफिकेशन है। एक है वैलिड मैरिज, एक है वॉइड मैरिज और एक इर्रेगुलर मैरिज है। वैलिड, वाइड और इरेगुलर। वैलिड मैरिज तो वो है कि जिसमें मैरिज के तमाम एसेंशियल्स पूरे हों, ना वो वाइड हो ना वो इरेगुलर हो, उसको तो साइड पे कर दें। क्वेश्चन है कि वाइड मैरिज क्या है और इरेगुलर मैरिज क्या है। जो वाइड मैरिज है उसकी कानून में कोई पोजीशन है ही नहीं। उसको किसी भी तरह जो आपकी पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी वाइड मैरिज है आप उसको कभी भी वैलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर साइड जो इरेगुलर मैरिज है, ये एक ऐसी मैरिज है कि जिसके ऊपर एक टेम्परेरी बार लग जाता है। अगर उस टेम्परेरी बार को रिमूव कर लिया जाए तो ये आपका जो इरेगुलर मैरिज है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। जिसमें एक वक्त में दो बहनों के साथ अगर निकाह कर लिया जाए तो वो इरेगुलर मैरिज में आ जाएगा। फिफ्थ मैरिज की जाए तो इरेगुलर मैरिज में आएगा। तो दो बहनों के साथ निकाह इरेगुलर होगा जब तक पहली बहन उसको तलाक ना दे दी जाए, तो उस वक्त तक दूसरी बहन के साथ जो निकाह है वो इरेगुलर रहेगा। इसी तरह अगर फिफ्थ मैरिज कर ली है तो फिफ्थ मैरिज उस वक्त तक इरेगुलर रहेगी जब तक पहली चार में से किसी एक को तलाक ना दे दी जाए, खुला ना हो जाए, तो मतलब गुंजाइश है। इसी तरह जो मैरिज ड्यूरिंग इद्दत है वो एक इरेगुलर मैरिज है। इद्दत का पीरियड पूरा होने के बाद वो रेगुलर हो जाती है और जब वो रेगुलर हो जाए, वो वैलिड हो जाए, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज किया ही नहीं जा सकता। जो भी क्वेश्चन रेज किया गया एक तो इस लिहाज से गलत है। अब यहां पर जो एक पॉइंट लाया जा रहा है, शायद किसी ने अमेंडेड लॉ नहीं पढ़ा इसलिए वो पॉइंट लेकर आ गए। हाँ, अगर 2006 से पहले हम इस बात को डिस्कस करते ना तो तब ये बात बनती थी। क्यों बनती थी 2006 से पहले जनाब? ये बात 2006 से पहले इसलिए ये बात बनती थी कि हमारा जो इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 है, उसका सेक्शन 4 जो जिना के साथ डील करता है, उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ था कि जो जिना है वो सेक्सुअल पेनिट्रेशन है एक मर्द की औरत के साथ, किसी भी ऐसी औरत के साथ कि जिसके साथ वो वैलिडली मैरिज नहीं है। अब ये पॉइंट बनता था पहले। लफ्ज क्या था कि वैलिडली मैरिड होगा तो जना नहीं होगा, तो वैलिडली मैरिड नहीं होगा तो जना होगा। यहां पर अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल कि मैरिज की अगर तीन क्लासिफिकेशन है और जो मैरिज ड्यूरिंग इद्दत हुई थी वो क्योंकि वैलिड नहीं थी, इरेगुलर थी, तो फिर इस कानून के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। मुकदमा इसलिए चलाया जा सकता है कि वो वैलिडली मैरिड नहीं थे। क्यों नहीं थे? ड्यूरिंग इद्दत जो मैरिज है वो इरेगुलर है, तो उनका ये एक्ट गलत था 2006 से पहले तक। 2006 में अमेंडमेंट आ जाती है और वहां पर ये जो लफ्ज वैलिडली मैरिड को चेंज करके ओनली मैरिड का लफ्ज लिख दिया जाता है। तो इरेगुलर मैरिज, मैरिज तो है, जब इरेगुलर मैरिज है, वो मैरिड है, तो फिर मैरिड पर्सन के ऊपर चाहे वो इरेगुलरली ही मैरिड क्यों ना हो, उनके ऊपर आप जना का ये मुकदमा नहीं कर सकते। एक केस फाइल होता है मुल्तान बेंच सुनता है लाहौर हाई कोर्ट का, 24/12/2021 को इसका फैसला होता है और एक रिट पिटीशन थी 16880, जहां पर ये सेम चीज डिस्कस की गई। सेम यही मुकदमा इस किस्म के साथ इसके साथ मिलता जुलता था कि जनाब ऐसे ही ड्यूरिंग इद्दत निकाह किया गया, लिहाजा जो ड्यूरिंग इद्दत निकाह करने वाले हस्बैंड एंड वाइफ है उनके खिलाफ जो है वो जना का पर्चा दर्ज करवाया जाए। तो वहां पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि 2006 के अंदर जिना का जो ऑर्डिनेंस, जिना की जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 में,
उसको अमेंड करके अब मैरिड का लफ्ज़ कर दिया गया, तो वैलिड मैरिज कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी नहीं है। अगर वो मैरिज ऑल्दो इद्दत दौरान इर्रेगुलर भी है बट मैरिज की डेफिनेशन में आती है, तो ज़िना का ऑर्डिनेंस उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि ये बात बनती नहीं है। दूसरी बात ये है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फिर किसी ने नहीं पढ़ा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये कहता है कि अगर कोई ऐसे मामलात होंगे फॉर्निकेशन के रिलेटेड या इस तरह के, तो जो मुकदमा करने का हक है औरत के ऊपर वो करेगा कोई उसका केयर टेकर। कोई XYZ तो मुकदमा ही नहीं कर सकता। यहाँ पर फिर एक बात गलत होगी। दूसरी बात ये है, कानून तो बड़ा क्लियर है कि अगर कोई मुफ्ती मौलवी कोई ऐसा निकाह करवाए कि जहां पर वो वैलिड निकाह के तकाजे पूरे ना हो रहे हों, तो वो शख्स खुद भी गुनाहगार है, तो वो तो उसके ऊपर भी मुकदमा बनता है। इन चीजों को भी छोड़ देते हैं। चले, अब अगली बात, पहले ये तो बताया मुझे कि क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि इद्दत वो 4 महीने इद्दत, 4 महीने इद्दत, 4 महीने इद्दत। यार ये मैं हैरान होता हूँ, ये क्या लोगों ने बातें उसमें की हैं। कोई बंदा बताने वाला वहां पर बंदा बशर नहीं बैठा हुआ। ये 4 महीने इद्दत, ओ भाई 4 महीने की इद्दत बेवा की होती है। तो अगर तो उनका हस्बैंड मर जाता, मनिका साहब मरते, अभी अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो फिर तो 4 महीने इद्दत थी। और अगर तलाक हुई है तो ये तलाक में और 90 दिन, मुझे कुरान पाक से अब 90 दिन साबित करके देगा। 90 दिन तो लिखा ही नहीं हुआ। आप 90 दिन को कहां से ला रहे हैं? सलासत कुरू का लफ्ज है, 3 हैज उसमें है। और फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट आप कोर्ट कर लें, 1992 सुप्रीम SCMR 1273। फेडरल शरीयत कोर्ट का एक अपीलेट फैसला गया था वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में 1273 पेज SCMR वहां पर डिसाइड किया कि इनफैक्ट द वर्ड फॉर द इद्दत पीरियड वो 3 हैज, 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं। और फिर मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उनका जो जनरल सर्कल है वो तो पहली बात है 30 डेज का तो होता ही नहीं है। जनरल सर्कल भी 23 से 28 दिन का होता है। और जनरली 70 से 80 डेज में तो हर फीमेल की जो इद्दत है, जो तलाक याफ्ता होती है, वो खत्म हो जाती है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द मिनिमम पीरियड फॉर 3 जो पीरियड्स हैं वो 39 डेज है। और जजमेंट में बड़ा क्लियर किया जनाब, क्या कहा, द पीरियड ऑफ द इद्दत laid down by the Holy Quran is not 90 days. It is rather 3 periods of the menstruation which do not necessarily extend to 90 days. According to Hanfi jurists, the minimum period of the menstruation is 3 days and the minimum period of tohor is 15 days. In the light of these principles, the minimum period of iddat may be 39 days because this is the period in which it is possible for a woman to have 3 menstruations with 2 intervening periods of purity. It is thus clear that a marriage performed after 39 days from the divorce can be a valid marriage according to the Sharia if the woman has passed through 3 periods of menstruation during this period. तो यहाँ पर 3 पीरियड्स का हवाला दे दिया जनाब, सूरतुल बकरा का भी हवाला दे दिया। ये सारी बातें होंगी तो वो 90 डेज 120 डेज वाली बात तो फिर भी नहीं रह गई। तो बड़ी हैरानी होती है जब हमारे मुल्क में, इनफैक्ट इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जब ऐसा कुछ भी गलत काम होता है तो उसको किसी भी फोरम पर प्रॉपर तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की जाती। अगर इसको प्रॉपर तरीके से रोकने की कोशिश की जाए तो कभी भी ऐसी चीज़ें जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। ये इन चीज़ों को रिपीट होने के पीछे जो मेन काज, मेन इशू है वो यही है कि इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी हो जाती है और उसके बाद जो है उसको इसी तरह ही रहने दिया जाता है और कोई सख्त चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। अगर हम चाहते हैं कि इस मुआशरे में बेहतरी आए तो हमें ऐसी चीज़ों पर कान धरने से पहले एटलीस्ट लॉ के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से चीज़ों को देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।